बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका द स्कूल एजुकेशन अड्डा में। हम पढ़ रहे थे 12th की फिजिक्स का चैप्टर 1। तो आइए शुरू करते हैं हमारे चैप्टर में। इसके पहले हम देखते हैं कि 12th में जो हमने देखा था वो क्या है। अभी तक जो हमारा चैप्टर पढ़ चुके हैं, हमारा जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ये जो हमारा चैप्टर था, इसके अंतर्गत हमने कल टाइमलाइन देख ली थी बच्चों कि क्या क्या पढ़ना था हमें। जो हमारा चैप्टर फ्लो है वो किस टाइप से रहेगा, आवेश क्या है, वस्तु को आवेशित करने की विधियां क्या होती है, आवेशों के गुणधर्म क्या है, कूलाम का नियम क्या है, विद्युत क्षेत्र क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, गॉस की थ्योरम क्या है, विद्युत फ्लक्स क्या है। ये जो हमारा चैप्टर फ्लो था, इसी के अकॉर्डिंग हम पूरा चैप्टर पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, ये हमारा पूरा चैप्टर फ्लो है। इसके अलावा हमने कल देखा था, एक एक्सपेरिमेंट किया था। पहली क्लास पहला चैप्टर, मैंने बलून को अपने शर्ट पे रफ किया और कागज को ऊपर उठाया था, एक जादू दिखाया था। सेम वो एक्सपेरिमेंट आपने घर पे ट्राई किया होगा, आपको बोला था। एक दो एक्सपेरिमेंट और थे जो आपको घर पे ट्राई करना है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट ऐसे है कि आप डेली यूजेस के हिसाब पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो आइए हमारी क्लास का जो चैप्टर है उसको शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमने देख लिया था कि कोई भी चीज की उत्पत्ति कैसे हुई है। 2 मिनट की उसमें हम देखते रिकॉल कैसा क्या है। विद्युत आवेश, सबसे पहले ये थेल्स महोदय थे, इन्होंने एम्बर को रगड़ा और एम्बर के अंदर क्या हुआ कि वस्तु को आवेशित करने का गुण आ गया। फिर थेल्स के बाद कौन आए थे, गिलवर्ट साहब आए हमारे। गिलवर्ट साहब ने करा, इन्होंने आवेशित करने के लिए क्या कहा कि जो एम्बर है, एम्बर के अलावा भी अन्य वस्तु होती है, कांच हो गई, फिर उसके बाद आबनूस हो गया, गंधक हो गया, लाख हो गया, जो अन्य वस्तु भी होती है इनमें भी वहां गुण आ जाता है। ये गिलवर्ट साहब ने बताया। फिर इसके पश्चात हमने देख लिया था कि इसके बाद आए थे बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब। तो इस टाइप धीरे धीरे प्रक्रिया चलती हुई आज जो हम पढ़ रहे हैं वो रूप धारण कर लिया। ठीक है, अब देखते हैं विद्युत आवेश क्या है। जैसे मैंने आपको कल एक बताया था प्रैक्टिकल कि बलून को रफ किया मैंने शर्ट पे या फिर कोई भी कपड़े पे रफ करो, या फिर आपने ऑयल नहीं लगाया हो बालों में, तो बालों में बलून हुआ, स्केल हुई, अपनी जो पेन आती है प्लास्टिक की हल्की वाली, उसको बालों में रफ करना, कागज को रखना, कागज ऊपर उठेगा। ये हमने कल की क्लास में एक्सपेरिमेंट करके देखा था। ये होता क्यों है आज जानते हैं हम। देखो होता क्या है, प्रत्येक वस्तु है वो क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी से मिलकर बनी होती है। जो प्रकृति के मूल कण है यही सब रहते हैं। तो इसमें क्या रहता है, कुछ वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकलते जाते हैं, कोई वस्तु द्वारा इलेक्ट्रॉन ले ग्रहण किए जाते हैं, फिर इसी के आधार पर आवेश की उत्पत्ति होती है। हमारे एमपी बोर्ड की शायद 1-2 साल पुराने पेपर में क्वेश्चन भी आया था कि आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत को समझाइए। तो आइए देखते आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या है। मान लीजिए कि बलून जो था, कि बलून को हमने रफ किया, कागज उठाया, तो बलून से कुछ इलेक्ट्रॉन निकल गए होंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन निकले। अब इलेक्ट्रॉन त्याग दी तो क्या होगा, धनावेश आ गया बलून पे। और वहीं जो कागज था, कागज उसकी ओर आकर्षित हुआ था, तो उसमें क्या हुआ, कागज आकर्षित हुआ तो क्या रहता है, कागज में धनावेश होगा। तो जब दो विपरीत आवेश मिले हैं तो वहां पे क्या हुआ, आकर्षण का गुण होता है। तो यही रहता है इलेक्ट्रॉन उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, जिसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कोई भी जो पदार्थ अणु रहता है अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, अष्टक नियम जो है, संयोजकता, संयोजकता बंध, ये सब आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैं ऐसे उम्मीद करके चल रहा हूं। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं एक दो प्रैक्टिकल और है। क्या दो टेस्ट ट्यूब आती है ना, जब आप स्कूल में जाओ, या फिर टेस्ट ट्यूब, जो छोटी छोटी परख नलियां जिनको कहते हैं हम, केमिस्ट्री की लैब में रहती है, उन दो लैब में जो रहे, दो टेस्ट ट्यूब लेना, टेस्ट ट्यूब को रेशम का कपड़ा, स्वेटर, ऊन के कपड़े, इन दोनों पे, ये वाला एक्सपेरिमेंट हम कल और करके दिखा दूंगा मैं आपको, आज समझिए। तो क्या हुआ कि जब दो कांच की छड़ों को आपस में रगड़ा, तो इसमें भी धनावेश आ जाएगा, इसमें भी धनावेश आ जाएगा। अब जब दोनों में धनावेश आ गया तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। जब दो समान रहते हैं उनमें क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। क्या हम क्या जानते हैं कि जो विपरीत आवेश है एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और जो समान आवेश है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो वैसे जब दो कांच की छड़ों को आपस में रगड़ा जाता है तो दोनों में धनावेश उत्पन्न हो गया, तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। ठीक उसी प्रकार जब एक कांच की छड़ और एक प्लास्टिक की छड़, जब आप कांच का टेस्ट ट्यूब और प्लास्टिक का पेन दोनों को आपस में रगड़ोगे तो क्या होगा कि भैया वो दोनों आकर्षित हो गए। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो कांच की छड़ है, जो कांच की अपनी टेस्ट ट्यूब है, उस पर क्या हो गया है भैया, धनात्मक आ गया है, धनावेश आ गया है, उसने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। और जो प्लास्टिक की छड़ है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेती है,
तो उस पे क्या हुआ, ऋणावेश आ गया। तो ये दोनों क्या है, आकर्षित होते हैं। ठीक है, आपको समझ आया? कांच की छड़, प्लास्टिक की छड़, ये क्या हो रहा है, आकर्षित हो रहे हैं। ये क्या हो रहे हैं, प्रतिकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को। ये आपके जो बुक है, बुक का डायग्राम लिया था मैंने समझाने के लिए। ठीक है, तो आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूं, आवेश कैसे आया। जो आवेश उत्पत्ति का इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है, आपको 3 नंबर या 4 नंबर में आता है, तो आप लिखोगे कैसे उसको, सेम ये डायग्राम बनाना है हमको सबसे पहले। और क्या है, आवेश उत्पत्ति की सर्वप्रथम संकल्पना थेल्स ने दी, फिर इसके पश्चात बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी, और अंत में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दी। बेंजामिन फ्रैंकलिन के इलेक्ट्रॉन उत्पत्ति के सिद्धांत के आधार पर जब कोई वस्तु को रगड़ा जाता है तो वस्तु इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करती है, तो जिसमें आकर्षण प्रतिकर्षण से वस्तु अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है। यह हो गया हमारा आवेश उत्पत्ति का सिद्धांत। अब समझते हैं आवेश की परिभाषा क्या है। हमने सब जान लिया, प्रैक्टिकल कर लिया, उदाहरण देख लिया। आवेश क्या है, तो आवेश क्या होता है, विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का मौलिक गुण होता है। विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का मौलिक गुण होता है। अब जो जिसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी, विद्युत रोधी, आगे की क्लास में हम देखेंगे, जो विद्युत रोधी है वहां नहीं, लेकिन जो किसी भी पदार्थ का है ना, जो चालक पदार्थ है, उनका क्या है, मौलिक गुण है, जिसके कारण विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है। धीरे धीरे जैसे हमारा चैप्टर बढ़ेगा ना, तो विद्युत प्रभाव मैं बताऊंगा आपको, चुंबकीय प्रभाव क्या होगा, फैराडे के नियम हो गए, अपने जो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम चलते रहेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसे हम धीरे धीरे खाना खाते हैं, एक साथ खाना खा नहीं सकते, तो उसी प्रकार धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलते रहेंगे। ठीक है, विद्युत आवेश क्या है, किसी भी पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है जिसके कारण उसमें विद्युत प्रभाव या चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यहां तक समझ आया? ये एक प्रैक्टिकल है बच्चों, ये आपको घर पे ट्राई करना है। इसकी पीपीटी आपको मिल चुकी होगी मैं उम्मीद करता हूं, तो ये प्रैक्टिकल आपको ट्राई करना है और जरूर करिए। मैंने कहा था कल की क्लास में, पिछली कक्षा में, जितने प्रैक्टिकल उतना ज्ञान। मैंने एक प्रैक्टिकल करके दिखाया, अब आप करिए। आपको डाउट आता है आप मुझसे पूछिए, मुझसे करवाऊंगा। अब सभी चीजें मैं करूंगा तो वो आपको समझ तो आएगा, जब तक आप खुद पे अप्लाई नहीं करोगे तब तक वो चीजें हो नहीं पाएगी। जैसे मैंने कल आपको गाड़ी वाला उदाहरण दिया था, जब तक आप गाड़ी पर बैठोगे नहीं, गियर बदलना और एक्सीलेटर रेस देना नहीं सीखोगे, तब तक आप गाड़ी चलाना नहीं सीखोगे। ठीक उसी प्रकार जब तक स्वयं प्रैक्टिकल नहीं करोगे, जब तक स्वयं पढ़ाई नहीं करोगे, तब तक बच्चों आप उसे नहीं सीख सकते। सिर्फ रटन तो विद्या है। जब आगे आप नीट जेईई की परीक्षा की तैयारी करोगे ना, तब आपको ये प्रैक्टिकल ज्ञान ही काम आएगा कि हाँ, अरे यार सर ने, अच्छा विद्युत आवेश, वहां पे बलून रगड़ा था यार सर ने, आवेश का, अच्छा टिक आंसर आपके हो गए 4 नंबर। एग्जाम में आए अपने एमपी बोर्ड के एग्जाम में, तो हमारे एमपी बोर्ड के एग्जाम में से छोटे क्वेश्चन आते, आपके 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन है, हो गए। तो आप प्रैक्टिकल करते चलिए। ठीक है बच्चों, तो हमने देखा विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेश को और देखते अच्छे से समझते। विद्युत आवेश का किसी भी पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है जिसके कारण विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है या अनुभव करता है। ठीक है, चुंबक के पास ले जाएंगे तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की धारा प्रवाहित करने पर उसमें चुंबकत्व का गुण आता है। ये सब आगे पढ़ेंगे, हमारी क्लास में जो चैप्टर है ना, इसी चैप्टर में धीरे धीरे बताया गया है। तो अभी जान लेते कि आवेश क्या है। यदि आवेश की परिभाषा आपको लिखने को आती है तो आप कैसे लिखोगे, विद्युत आवेश किसी भी पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है जिसके कारण विद्युत व चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है या अनुभव करता है, वह क्या कहलाता है, विद्युत आवेश। इसका मात्रक कूलाम होता है। मात्रक क्या हो गया इसका, कूलाम होता है। ठीक है, इसे सी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, हो गया। कूलाम की परिभाषा एम्पियर के आधार पर देते हैं। हमने देखा है, हमें पता है विद्युत धारा क्या होता है, आई अर्थात धारा इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। जहां पे आई क्या है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, आपको याद रहेगा। आई क्या है, धारा, क्यू क्या है, आवेश, और टी क्या है बच्चों, समय। तो हम क्या कहते हैं, एकांक समय में आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। अब इसी को हम देखें तो क्या होगा, आई गुणित टी बराबरी से क्यू। तो यहां से हमको आवेश की परिभाषा मिल जाएगी। हम कहते हैं ना, जैसे मैंने बताया आपको, भौतिकी का सर्वव्यापी फॉर्मूला है चाल बराबरी से दूरी बटे समय। आप जैसे चाल गुणित समय करोगे, दूरी मिल गया, और दूरी बटे समय करा आपने तो आपको चाल मिल गई। ठीक है,
अब चाल बटे दूरी कर दोगे तो आपको समय, तो इस टाइप से कि हम जो तिर्यक गुणा करा हमने कि I और T का गुणा करके Q अर्थात आवेश का मान ज्ञात होगा। इसी के आधार पे आवेश की भौतिकी परिभाषा या गणितीय परिभाषा भी बनती है। वो क्या है? यदि किसी चालक में से, देखिए आवेश है, Q की परिभाषा देना है हमें, तो क्या है? यदि किसी चालक में से धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। यदि किसी चालक में से 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है कितने समय में? 1 सेकंड में, तो उसमें क्या होगा? 1 कूलाम आवेश होगा। ठीक है, मैं आपको इधर और लिख के बताता हूं अच्छे से। I इज इक्वल टू Q अपॉन T, तो Q यहां पे क्या हो जाएगा? I गुणा T कूलाम। ठीक है, तो यहां पे Q क्या है? आवेश। I क्या है यहां पे? धारा। T क्या है यहां पर? समय। ठीक है, अब आपको 1 कूलाम की परिभाषा देना है। 1 कूलाम आवेश बराबरी से धारा 1 एम्पियर बहना चाहिए कितने समय में? 1 सेकंड में। ठीक है, 1 कूलाम आवेश की परिभाषा आप इस आधार पर दे सकते हो। यदि आपसे प्रैक्टिकल में पूछा जाए या फिर एग्जाम में पूछा जाए तो आप 1 कूलाम आवेश की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हो। यदि 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड में प्रवाहित हो रही है तो वहां पे क्या होगा? 1 कूलाम आवेश होगा। ठीक है, इसका मात्रक क्या होगा? एम्पियर प्रति सेकंड, एम्पियर इंटू सेकंड। ठीक है, जो 1 कूलाम का मात्रक होगा एम्पियर इंटू सेकंड। 1 कूलाम बराबर से 1 एम्पियर इंटू सेकंड हो गया। अब इसका ऐसा ही मात्रक एम्पियर इंटू सेकंड, कूलाम को हम एम्पियर इंटू सेकंड भी कह सकते हैं। ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन कूलाम पे ऋणावेश होता है। हमको पता है कि इलेक्ट्रॉन पे हमेशा ऋणावेश होता है, प्रोटॉन पे धनावेश होता है, न्यूट्रॉन आवेशहीन है भाई, न्यूट्रल है, उदासीन है, वो ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, वो तो बस यूं खड़ा है, उदासीन टाइप। इलेक्ट्रॉन ऐसा कि इलेक्ट्रॉन बहुत उपद्रवी है, जो सबसे उपद्रवी है ना इलेक्ट्रॉन की उपद्रवी के कारण ही हमको इतना सब कुछ पढ़ना पड़ रहा। यदि भाई इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में स्थिर रहता तो हमको कुछ पढ़ना ही नहीं है फिर, लेकिन वो उपद्रवी के चक्कर में हमको आवेश, पूरे परमाणु मॉडल, सब चीजें पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन के कारण ये सब चीजें हो रही। तो आपको समझ, उम्मीद करता हूं आपको यहां तक समझ आया होगा आवेश क्या होता है, क्या आवेश का हमने प्रैक्टिकल देखा। चलिए अब आगे देखते हैं हम। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 2 प्रकार के आवेश। सबसे पहले जो थेल्स वैज्ञानिक आए, उनके बाद गिलबर्ट साहब आए, उनने क्या 2 प्रकार बांटे थे। पहला सजातीय, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि इसे संधि विच्छेद करके करो, आपको इसकी परिभाषा या फिर अर्थ समझ आ जाएगा। सधनजात मतलब समान जात के, तो क्या होगा? या तो धनावेश हो, ठीक है, या तो ऋणावेश हो। जब ये धनावेश हो, ऋणावेश हो, तो क्या होगा बच्चों? यहां पे प्रतिकर्षण, मतलब एक दूसरे से दूर भागेगी ये। मान लीजिए एक उदाहरण देखिए आप, कि आपकी किसी से लड़ाई हो गई, कोई पहलवान इंसान है, ठीक है, कि आपकी कोई पहलवान से लड़ाई हुई, आप 12वीं कक्षा में हो, आपकी कोई पहलवान से लड़ाई हुई, तो आप क्या करोगे? उस पहलवान को देख के भागोगे कि भाई ताकत आपके अंदर भी है, आप फट्टू नहीं हो, ताकत आपके अंदर भी है। लेकिन हुआ क्या? आप में भी ताकत, सामने वाले में भी ताकत। जब 2 पहलवान आपस में मिल रहे हैं, जब दोनों आपस के आमने सामने आए, तो क्या होगा? यार ये मुझे मार देगा, ये मुझे मारेगा, दोनों के अंदर ये भाव आया, तो दोनों एक दूसरे से क्या हुआ? विपरीत भाग गए। कि जैसे ये पहलवान है आप दोनों, कि आप भैया क्या करोगे? इधर भागोगे, और एक पहलवान क्या है जो हमारे पहलवान साहब, वो इधर भागेंगे। ठीक है, वहीं पर ये क्या होगा? सजातीय। अब विजातीय का भी उदाहरण के द्वारा समझते। विजातीय मतलब अलग अलग आवेश होना, धनावेश और ऋणावेश। जैसे कि विजातीय अर्थात विपरीत आवेश। विपरीत आवेश क्या होगा? एक धनावेश होगा, एक ऋणावेश होगा। ठीक है, एक ऋणावेश भी हो सकता है, धनावेश भी हो सकता है, बात वो सेम ही है। ठीक है, अब जब आपकी किसी पहलवान से लड़ाई हुई थी तो आपने क्या किया? यार ताकत मुझ में भी है, ताकत उसमें भी है, तो एक काम करते हैं कि एग्जाम टाइम है या फिर जो भी है, घर वालों का डर है,
भाई लड़ाई नहीं करते यार, चल तू तेरे रास्ते हो जा, मैं मेरे रास्ते होऊंगा। लेकिन वहीं पर आप हो भैया पहलवान साहब, आपकी छोटी सी प्यारी सी बहन है, शक्ति प्रदर्शन करना है, भाई बहन की लड़ाई हमेशा होती है, या छोटे भाइयों पे भाई बहनों पे हमारा दबदबा जमाते बड़े होने का, तो क्या होगा कि आप अपनी बहन को मार रहे हो, छोटे भाई को, ये चीज गलत है, हालांकि करना नहीं चाहिए। तो जब कर रहे हो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आकर्षण का गुण हो रहा है, कि जब दो विपरीत प्रकृति के, मतलब एक पहलवान और एक कमजोर मिला है, दोनों आपस में मिल रहे हैं कि मुझे पता है कि मुझे इससे नुकसान नहीं हो सकता, तो क्या होगा यहाँ पे, आकर्षण। ठीक उसी प्रकार उदाहरण के द्वारा देखिए, आप कक्षा 12 में हो, सबको जीवन के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है कि आप, आज का इतना जमाना ऐसा हो गया, टेक्नोलॉजी का जमाना हो चुका है कि आप हमेशा किसी के प्रति अट्रैक्ट होते हो, विपरीत जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होते हो, तो भाई क्या हो रहा है, ये आकर्षण। ठीक है, अब वहीं पे जब सेम जेंडर रहता है क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। समझे आप क्या कहना चाह रहे हो, आकर्षण और प्रतिकर्षण, तो वही है जो हमारा सजाती और विजाती, एक धनावेश होगा, एक ऋणावेश होगा। अब इन्हीं के आधार पे दो उसमें बांट दिया कि यदि समान हो रहे तो प्रतिकर्षित हो गए, और यदि विपरीत है तो आकर्षित हो गए। तो आवेश को दो प्रकार से बांटा, सजाती तथा विजाती। उम्मीद करता हूं ये समझ आया होगा। इसी के पश्चात मैंने जैसे आपको कल की कक्षा में बताया था, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ये साहब आए, इनने बोला सजाती विजाती में बहुत ज्यादा कंफ्यूज है यार, अब कुछ नया करता हूं मैं। क्योंकि मैंने बताया था ना कल की क्लास में, इंसान ऐसा प्राणी है जिसको उंगली करने की हमेशा पड़ी रहती है कि भैया सजाती विजाती पढ़ने देते ना हमको। फ्रैंकलिन साहब आए, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इनने उंगली करी, क्या बोल दिया, धनावेश ऋणावेश नाम देते हम। क्या हुआ, अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेशों का धनात्मक और ऋणात्मक वर्गीकरण करा। ठीक है, अब धनात्मक ऋणात्मक वर्गीकरण कैसे किया, मान लीजिए कि कोई वस्तु है, यदि इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रही है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणात्मक होता है, अपने अंदर से उसने इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दिया, यदि किसी वस्तु पर कोई आवेश होता है, ठीक है, ये देख लीजिए, यदि किसी वस्तु पर कोई आवेश होता है तो वह विद्युतमय या फिर आवेशित कहलाती है, और जब उस पर कोई आवेश नहीं होता तो अनावेशित कहलाती है। अब धनात्मक मतलब सिंपल सा है यार, किसी पे आवेश होगा तो आवेशित, और किसी पे आवेशित नहीं होगा तो अनावेशित। ठीक है, इलेक्ट्रॉन त्याग की वस्तु क्या होगी, धनात्मक बन जाएगी। ठीक, और वहीं पे कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, वो क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। समझिए आप, इलेक्ट्रॉन त्यागना, कि मान लीजिए कि मैं खड़ा हूं, मेरे अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, वैसे तो बहुत हो गए, एक उदाहरण के रूप, मेरे अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है, मेरे अंदर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इसका जो चार्ज होता है, उतना मेरे अंदर चार्ज है, 10 गुना। अब मैं त्याग देता हूं, मेरे अंदर ऋणात्मक की कमी हुई ना, ऋणावेश की कमी हुई है। अब मैंने जब इलेक्ट्रॉन की उल्टी कर दी, इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया, तो मेरे अंदर क्या बचा, धनावेश। ठीक है, धनावेश बचा। ठीक उसी प्रकार सामने कोई इंसान था, उसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, उसने वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो उसके अंदर क्या आ गया, ऋणात्मक। जैसे कि आपने केमिस्ट्री में की इक्वेशन देखी होगी NaCl की, जब इसको आप लिखते हो तो कैसे लिखते हो, Na+ और Cl- ऐसे लिखते हो। ठीक है, तो यहां पे क्या है, जो सोडियम है उसने इलेक्ट्रॉन त्यागा, और जो क्लोरीन है उसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया। इलेक्ट्रॉन त्याग दिया तो धनावेश, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो ऋणावेश। इसी के आधार पे ये धनात्मक और ऋणात्मक, जो धनावेश और ऋणावेश की संकल्पना है, किसने दी, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन गोलू मोलू साहब ने दे दी थी भैया। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक समझ आ गया होगा कि धन आवेश क्या है। आवेश सबसे पहला है सजाती विजाती आए, फिर उसके बाद क्या हुआ, आवेश के अन्य प्रकार देखे, धनावेश ऋणावेश। ठीक है, उसी प्रकार जो आकर्षण प्रतिकर्षण वाला होता है, जो हमने देखा, आवेश एक धनात्मक हो गया, एक ऋणात्मक हो गया। धनात्मक अर्थात प्रोटॉन रहेगा उस पर, प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, और यहां पे इलेक्ट्रॉन रहते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब आप कहोगे कि एक तो जो इलेक्ट्रॉन की संकल्पना हो जाती है कि कोई इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, तो उस पर धनात्मक आ सकता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर ऋणावेश आता है। वहीं पे जो प्रोटॉन है, क्या बोलेगे सर, इलेक्ट्रॉन है, हमने पढ़ा है, कक्षा 11 में पढ़ा है, कक्षा 12 में भी पढ़ेंगे हम, जैसे कि एक नाभिक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तो नाभिक के अंदर रहेंगे ही, ये शून्य है मतलब उदासीन। अब इसके चारों ओर ये हो गए, इसके चारों ओर क्या है, इलेक्ट्रॉन कक्षा लग
कक्षा में इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहे हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन परिक्रमा कर रहा है तो हुआ क्या, आप बोलोगे प्रोटॉन क्यों नहीं कर रहा, कि प्रोटॉन जो है ना अगतिशील है, मतलब वो नाभिक के अंदर है ना, तो नाभिक के अंदर ही रहेगा। जब रदरफोर्ड ने परमाणु मॉडल बताया था तो प्रोटॉन को नाभिक के अंदर बताया था कि एक पतली सी पन्नी है उसमें से जाता, आपने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा होगा। तो इसके आधार पे क्या हुआ, प्रोटॉन अगतिशील है, वो स्थिर है, वो तो एकदम जट टाइप है, ये खड़ा हो गया, नहीं मैं नहीं हिलूंगा अब यहां से। और इलेक्ट्रॉन, मैंने बताया ना इलेक्ट्रॉन उपद्री है, अब वो उपद्री क्या कर रहा है, सब दूर चक्कर लगा रहा है। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गतिशील है जिसके कारण धनावेश ऋणावेश की संकल्पना विकसित हुई, और प्रोटॉन अगतिशील है। ठीक है, समझ आया आपको यहां तक। आगे देखते हैं हम वस्तु को आवेशित करने की विधियां। अब कोई वस्तु है उसको आवेशित करना, जैसे कि मैंने आपको पहली क्लास में बताया था, पहली क्लास में अपने बलून वाला एग्जांपल प्रैक्टिकल करके देखा था। उसके अलावा भी वस्तु को अन्य प्रकार से आवेशित कर सकते हैं। 3 विधियां होती है, पहला घर्षण, दूसरा चालन, तीसरा प्रेरण। आज की क्लास में हम सिर्फ इनको शॉर्ट में देखते हैं, फिर इसके बाद जब इनको हम पढ़ेंगे अगली कक्षा में तो प्रैक्टिकल के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास जो रही घर्षण, मैंने क्या किया था पहली क्लास में, बलून को रफ किया था अपनी शर्ट पे, तो मैं रगड़ा था ना। घर्षण मतलब हम पढ़ते हैं कि क्या होता है, विपरीत प्रकृति का बल। तो जब मैं वस्तु को रगड़ रहा हूं, इसको हम इमेज के थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। ये देखिए, जब इसको कोई कपड़े के ऊपर रगड़ रहा हूं मैं, तो उस पर आवेश हुआ, आवेश के कारण किसी में धनावेश आ गया, किसी में ऋणावेश आ गया, तो क्या होता है, घर्षण। ठीक है, आपस में रगड़ रहा था ना ऐसे, तो घर्षण के कारण क्या हुआ, आवेश उत्पन्न हुआ। तो जो पहली विधि क्या होती है, घर्षण। दूसरी विधि है वो क्या है, चालन। चालन हमने जैसे उष्मा का एक चैप्टर था कक्षा 11 में, उष्मा, तो उसमें आप कक्षा 12 में हो तो कक्षा 11 पास करके ही आए होंगे आप, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको उष्मा के बारे में बेसिक सी चीज पता होगी, कि जो उष्मा स्थानांतरण की विधियां थी, जो उष्मा स्थानांतरण है 3 प्रकार से पढ़ते थे हम, चालन, संवहन तथा विकिरण। चालन, संवहन तथा विकिरण हम 3 प्रकार से पढ़ते। तो इसमें संवहन विकिरण तो उष्मा पर्टिकुलर का है, ये जो चालन है ना, ये हमारे आवेशित करने के लिए भी काम आता है। चालन में क्या होता था कि कोई वस्तु चल रही है, माध्यम को प्रभावित किए बिना वो पहुंचती है, और जिस माध्यम को प्रभावित किए बिना पहुंच रही है, उच्च से निम्न की ओर गति कर रहा है, उष्मा का ट्रांसफर होता था। कि जैसे कि हम यहाँ पे 2 बीकर लेते थे, यहाँ से इसमें यदि इसमें ज्यादा पानी है, इसमें ज्यादा उष्मा है, तो उच्च से निम्न की ओर प्रवाह हो रहा था, तो हमने चालन में देखा था। तो वो ठीक वही प्रकार से क्या होता है, संवहन, चालन में जो विद्युत आवेशित होता है ना, ठीक उसी प्रकार से होता है। अब आप देखिए इस इमेज में प्रैक्टिकल के थ्रू, कि यहाँ पे क्या है, एक धनावेशित छड़ रखी हुई है, कि मान लीजिए कि मैं धनावेशित एक पिंड हूं, कि ये मेरा लोअर बॉडी को आप मान लीजिए कि एक डंडे टाइप है, और मेरी मुंडी को आप एक गोला मान लीजिए, मेरे अंदर क्या है, धनावेश है। अब मेरे बाजू में एक भाई साहब और खड़े हो गए, कि आप में से कोई आया, सोनू मोनू चिंटू जो बच्चा है उसको बुलाया कि आजा भाई तू भी खड़े हो जा। हम दोनों कुचालक स्टैंड पे खड़े हुए, कि जैसे मैंने शूज पहने हुए हैं, रबड़ का लकड़ी का स्टैंड है, ये कुचालक है, इसमें से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो उसे हमने बुलाया, वो भी आके खड़ा हो गया, आपस में खड़े रहे भैया, देख रहे हैं हम दोनों, ये देखिए यहाँ पे कोई आवेश नहीं है, यहाँ पे आवेश है। फिर क्या हुआ कि यार एक काम कर, तू ऐसे चुपचाप खड़ा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तू भी थोड़े से आवेश ले ले। तो भाई साहब ने क्या किया, इनके पास जैसे उदाहरण के रूप में 6 प्रोटॉन मतलब 6 धनावेश थे, तो इन्हें क्या किया, 3-3 बांट लिया आपस में। अब 3-3 बांट लिए तो अब दोनों पे आवेश आ जाता है, लेकिन क्या है कि अलग अलग रखी हुई थी, कि पहले जैसे मैं यहां खड़ा हूं और मेरे से बाजू में थोड़ी सी दूरी पे गैप था, दोनों हम चिपके हुए नहीं थे। फिर क्या हुआ, दोनों को संपर्क में लाते हैं, जब दोनों को संपर्क में लाया तो आवेशों का पुनर्वितरण होता है, कि आवेश की मात्रा पुनः वितरण, अर्थात आवेश बढ़ जाते हैं। यहाँ 6 थे तो भाई साहब ने 3 रखे, ये भाई साहब ने 3 रखे। फिर उसी प्रकार क्या होता है कि जब इन दोनों को अलग कर देते हैं, कि भाई ठीक है तूने मुझे आवेश दे दिया ना, चल मेरा काम हो गया, तू तेरा देख मैं मेरा देखता हूं, दोनों अलग अलग हो गए, तो दोनों क्या होते हैं, वहां पे धनावेशित रहते हैं। तो ये चालन के द्वारा, मतलब इलेक्ट्रॉन का उष्मा का प्रवाह
उच्च गति से निम्न की ओर होता है, उच्च उष्मा से निम्न की ओर होता है। ये क्या है? हमारा चालन। ठीक है, समझ आया आपको कि यहां पे ये था धनावेश, ये है अपना जीरो आवेश है। ठीक है, फिर इन दोनों को हम संपर्क में लेके आते हैं तो ये भी धनावेश हो जाएगा, ये भी धनावेश हो जाएगा भाई। फिर इन दोनों को हमने अलग कर दिया तो क्या हुआ? ये भी धनावेश हो गया, ये भी धनावेश हो गया। ठीक है, समझ आया? चालन मतलब चलना, भैया चल रहे हैं हम, तो क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन चल के इधर आ जाते हैं, ये चालन हो गया। अब क्या है? एक अगला होता है प्रेरण। प्रेरण में क्या रहता है कि हम सिंपल सा भी देखते हैं, प्रेरण मतलब प्रेरणा देना। किसी के द्वारा जब कोई धनावेशित या फिर कोई आवेशित वस्तु के पास कोई आवेशहीन वस्तु लाई जाती है तो उसमें भी आवेश उत्पन्न होता है। यह हमने काय में देख लिया? प्रेरण में। ठीक है, कि ये क्या है? आवेशित वस्तु है, इसके पास कोई अनावेशित वस्तु लेके जाती है तो उसमें क्या है? समान प्रकृति का आवेश विकसित होता है। इसे आप यहां देखिए, ये दो गेंदे हैं, एक धात्विक गेंद है हमारे पास, दो गेंदे हैं, ये चित्र क्रमांक 1 मान लेते हैं, ये हो गया। ठीक है, जब यहां पे हम आवेशित के पास अनावेशित वस्तु लाएंगे तो क्या होगा? इसमें आवेश उत्पन्न होगा और फिर अर्थिंग के द्वारा, ये हम कल की क्लास में अच्छे से देखेंगे, अर्थिंग के द्वारा कि करंट ना लगे, ये सब। तो हमने क्या देखा? आवेश की जो विधियां है इसमें क्या रहती? 3 विधियां देखी। पहली विधि हमने क्या देखी थी कि पहली विधि देखी घर्षण के द्वारा, दूसरी विधि देखी चालन के द्वारा, तीसरी विधि देखी प्रेरण के द्वारा। आज की क्लास में सिर्फ मैंने आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री दी है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो हम 2 मिनट के अंदर हमारा आज जो पढ़ा उसको निपटाते हैं क्या है, फिर इसके पश्चात जो कल की क्लास है, जो हमारे यहां से जो हमारे एमपी बोर्ड की सिलेबस में जो पुस्तक में दिया है प्रेरण। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं स्टार बना दे रहा हूं आपको। 1 नंबर 2 नंबर या 4 नंबर में ये क्वेश्चन गारंटेड है देखने को मिलेगा इस टॉपिक से। तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा, जब मैं इसे प्रैक्टिकल के द्वारा कोशिश करूंगा हो जाए, नहीं तो आपको जब समझाया जाए आप अच्छे से करिए। आज हमने देख लिया था आवेश, हमें पता था धारा बराबरी से I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो आवेश बराबरी से क्या होता? I इंटू टी। ठीक है, धारा का मात्रक होता है एम्पियर, टाइम का मात्रक होता है सेकंड, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। कूलाम को एम्पियर इंटू सेकंड भी लिख सकते हैं। आवेश हमने 2 प्रकार के देखे थे, 2 प्रकार से वर्गीकरण देखा था। पहला देखा था हमने सजातीय, सजातीय अर्थात समान जात के होंगे। ठीक है, एक देखा था हमने विजातीय, विजातीय मतलब विपरीत आवेश के हो गए ये। फिर इसके पश्चात एक वर्गीकरण देखा था हमने धनावेश, धनावेश जो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है। ठीक है, एक देखा था हमने ऋणावेश, जो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण करेगा। यह आज की क्लास का हमारा इन शॉर्ट एक रहा, एट अ ग्लांस रहा, मतलब हमने संक्षेप में देखा क्या क्या पढ़ा। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। कल की क्लास में मिलते हैं हम कि आवेश वस्तु को आवेशित करने की विधियों के साथ। ओके, थैंक यू बच्चों।